हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी नर्सिंग क्लासेस। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूवमेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो दो प्रोसेस के थ्रू मूवमेंट करते हैं। पहली प्रोसेस है अपनी पैसिव प्रोसेस और सेकेंड अपनी एक्टिव प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव प्रोसेस के बारे में। तो पैसिव प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी एटीपी की हमें क्या नहीं होती, नीड नहीं होती। इसमें जो मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे वो विदाउट एनर्जी मूव करते हैं, यानी एटीपी की हमें इसमें क्या नहीं होती, जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सब्सटेंस मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग ओनली इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो सब्सटेंस है वो मूव डाउन यानी मूवमेंट करेंगे इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का मीन्स क्या होता है? मान लो ये सेल है, तो हम सब जानते हैं कि जो सेल की जो इनर सरफेस होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है और जो आउटर सरफेस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो जो उसकी कोई भी जो सब्सटेंस है वो उसकी या तो कंसंट्रेशन के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से क्या करता है, मूवमेंट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और जो एनर्जी है वो एनर्जी एटीपी ना यूज करके खुद की काइनेटिक एनर्जी यानी खुद की गतिज ऊर्जा के द्वारा ही वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसमें कोई भी एटीपी की हमें क्या नहीं होती, नीड नहीं होती। तो अगर इस प्रकार से जो मूवमेंट होती है तो वो प्रोसेस कौन सी कहलाती है, अपनी पैसिव प्रोसेस। यानी कि जो सब्सटेंस है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जिसमें हमें कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पैसिव जो प्रोसेस है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना कौन सा है, डिफ्यूजन है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्यूट है वो मूव डाउन करता है यानी कि मूवमेंट करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि जो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। तो देखिए कैसे इसमें मूवमेंट होती है। मान लो ये कोई अपना बीकर है, इसके बीच में क्या है, ये परमेबल मेम्ब्रेन है। परमेबल मेम्ब्रेन यानी इसके थ्रू क्या हो सकते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो सकते हैं, इसमें मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसी परमेबल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, स्ट्रक्चर में हमने देखा था, तो उसी हिसाब से क्या है, अपनी परमेबल मेम्ब्रेन है। मान लो इसको हमने इसी लेवल तक बना रखा है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट डिसॉल्व कर दिए, सॉरी इसमें हमने क्या कर दिए, सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिए। ठीक है, ये जो गोले गोले अपने क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब होता है विलय और सॉल्वेंट मीन्स होता है विलायक। हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, सॉल्यूट मतलब विलय यानी कि जो घुलता है, सॉल्वेंट मतलब विलायक जिसमें कोई चीज घुलती है। तो जो यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है वो बना अपना वाटर। तो वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया, कुछ पार्टिकल्स को घोला हुआ है। तो अब इसमें हमें देखना है ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है यानी इसके थ्रू क्या हो सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें किधर से किधर मूवमेंट करेंगे, तो कंसंट्रेशन देखते हैं यानी सांद्रता देखते हैं किधर ज्यादा है। तो गोले इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो ये मान लो ए पोर्शन और ये कौन सा है, बी है। तो जो सॉल्यूट है या फिर जो गोले हैं वो किधर ज्यादा, अपने बी की तरफ। तो जो हायर कंसंट्रेशन कौन हो गई, बी पोर्शन, और लोअर कौन हो गया, अपना ए। तो जो मूवमेंट होगी वो कहां होगी, बी से ए की ओर। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि जो सॉल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन, ये जो हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है उससे अगर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन कि डिफ्यूजन के कौन कौन से टाइप है। तो सबसे पहले आपको अपना आता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इसमें जो गैसेज हो गई या फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन या फिर फैटी एसिड या फिर जो लोअर वेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं।
तो मान लो सिंपल डिफिजन में क्या होगा, जितने भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस। तो हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के बारे में हमने स्टडी की थी। तो जो लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंस है वो आसानी से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है अपना हाइड्रोफिलिक, बीच वाला कौन सा है अपना हाइड्रोफोबिक, और ये वाला कौन सा अपना वापस से हाइड्रोफिलिक। ठीक है, इसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। इसकी जो प्रीवियस वीडियो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर उसके बारे में, उसको आप देखना, तब जाके ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा हाइड्रोफिलिक है, जो इनर पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन सा हाइड्रोफोबिक है, और ये जो इनर वाला पोर्शन है सेल की तरफ आई सेल की तरफ वो कौन सा अपना हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रो से इसको मतलब है यानी जब वाटर आएगा तो अगर वाटर का डेटा आएगा तो ये इसके साथ घुल सकता है, ये उसको क्या नहीं कर पाएगा, डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, और ये वापस उसको घुल सकता है। तो वाटर के साथ इसका थोड़ा सा क्या है कनेक्शन, इसका अच्छा कनेक्शन है, इसका कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे क्या है लिपिड सोल्यूबल कोई सब्सटेंस है, तो वो आसानी से क्या करेगा, इसमें से मूव कर जाएगा। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर जाता है बिना किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन के, बिना किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प से, तो वो कहलाता है अपना सिंपल डिफ्यूजन। किसी भी पार्टिकल की या कोई भी प्रोटीन की इसको जरूरत नहीं है, ये आसानी से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये कौन करेगा, या तो कोई गैसेज होंगी या फिर जो छोटे मोटे जो पार्टिकल्स है या फिर जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है लोअर मॉलिक्यूल वेट के। नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट तो कर जाएंगे, लेकिन ये जो मूवमेंट करेंगे ये खुद के बिहाफ पे नहीं कर सकते, इनको किसी ना किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनको किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर इनकी जो आकार है, जो साइज है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो जब डिफ्यूजन में किसी भी मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार पहुंचाने के लिए किसी भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो वो जो डिफ्यूजन है वो कौन सा कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जबकि अगर कोई भी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती तो वो कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड में किसकी नीड पड़ती है अपने को, प्रोटीन की, प्रोटीन इसके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब प्रोटीन के द्वारा क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल है यहां से उधर क्या कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। लेकिन इसमें भी दो मैकेनिज्म चलती है, एक अपनी चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरी अपनी कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो भी दो टाइप का हो गया, चैनल मेडिएटेड और कैरियर मेडिएटेड। इन दोनों को समझते हैं। तो हमने बात की कि लिपिड सोल्यूबल अगर सब्सटेंस है तो आसानी से क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। लेकिन मान लो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है लेकिन वो थोड़ा कम क्या होता है, लिपिड में सोल्यूबल होता है, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म काम करती है वो कौन सी करती है, अपनी चैनल मेडिएटेड मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा कि ये जो प्रोटीन की क्या है, चैनल, इंटीग्रल प्रोटीन की क्या है, ये चैनल है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऐसी प्रोटीन जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई रहती है वो कौन सी प्रोटीन कहलाती है, अपनी इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहलाती है। तो कोई भी मान लो स्मॉल लिपिड सोल्यूबल, ये लिपिड सोल्यूबल था, लेकिन ये लिपिड सोल्यूबल तो है लेकिन क्या है, कम सोल्यूबल होता है। तो ये आसानी से क्या होगा, इस चैनल के थ्रू क्या हो जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। तो जो प्रोटीन है वो एक चैनल का फॉर्मेशन करती है, तो उसके थ्रू अगर मूवमेंट हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो लिपिड में सोल्यूबल है ही नहीं, वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अपनी जो मैकेनिज्म काम करेगी वो कौन सी करती है, कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ एक प्रोटीन बाइंड होगी और वो जो प्रोटीन है उसको एक तरफ से कहां पहुंचाएगी, दूसरी तरफ पहुंचाने का काम करती है। ये समझते हैं, मान लो कोई ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको इस मैकेनिज्म के द्वारा क्या हो जाता है, पार करा जाता है। तो ये अपना क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इधर क्या है, अपना इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो इस मॉलिक्यूल को
ई शेप से कहाँ जाना है, आई शेप की तरफ जाना है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये साइज में बड़ा है, तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा भी क्या नहीं हो सकता, इसका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। दूसरा चैनल मेडिएटेड के द्वारा भी इसका क्या नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो आकार है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो इस मॉलिक्यूल को एक स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा क्या किया जाएगा, इधर क्रॉस करवाया जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये आके इस बाइंडिंग साइड पे हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये जो शेप बनी हुई है, तो एक जो सेल होती है उसमें एक स्पेशल टाइप की क्या पाई जाती है, कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पाया जाता है, जिसमें ये जो प्रोटीन है वो उसी शेप की रहती है। ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा और इसके अंदर आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इस शेप की तरफ यहाँ से बाइंड हो गया, इस प्रोटीन ने इसको क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ आके बाइंड होगा तो इसके बाद की ये स्ट्रक्चर में नहीं बनाई हुई है, तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ आके बाइंड हो गया, तो ये यहाँ से प्रेस होगा और ये जो मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट करता हुआ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं इसको कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, आई शेप की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऐसे मैकेनिज्म जिसमें मॉलिक्यूल के साथ कौन बाइंड कर रहा है, प्रोटीन बाइंड कर रही है और उस मॉलिक्यूल को दूसरी तरफ पहुंचाने का काम कर रही है, तो वो कहलाता है कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन, या दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मेडिएटेड डिफ्यूजन। यानी जो प्रोटीन है वो किसी तरह व्यवहार कर रही है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की तरह कर रही है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, इसमें किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि फैसिलिटेटेड में मॉलिक्यूल्स है वो खुद के बिहाफ पे मूवमेंट नहीं कर सकते, उसको किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोटीन के द्वारा चैनल्स बनाए जा रहे हैं तो वो कहलाएगा चैनल मेडिएटेड, इसमें छोटे मोटे आयंस या लोअर मॉलिक्यूल वेट के जो मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट होता है। जबकि अगर मॉलिक्यूल के साथ प्रोटीन अटैच होकर उसको एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेके जा रही है तो वो कहलाती है कैरियर मेडिएटेड या फिर ट्रांसपोर्ट मेडिएटेड कहलाती है। सिंपल डिफ्यूजन में लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस मूवमेंट करते हैं, और जो अपना जो फैसिलिटेटेड में जो चैनल मेडिएटेड है उसमें लिपिड सोल्यूबल होते हैं, लेकिन वो कम लिपिड सोल्यूबल होते हैं। जबकि जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, कैरियर मेडिएटेड के द्वारा पहुंचाया जाता है। थर्ड मैकेनिज्म अपनी ओस्मोसिस, जो टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ रहे थे, पहला सिंपल, दूसरा फैसिलिटेटेड, तीसरा जो है वो क्या है अपना ओस्मोसिस। ये भी क्या है, डिफ्यूजन का टाइप है। ओस्मोसिस आपने छोटी क्लास में इसको बहुत पढ़ा होगा, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। मान लो ये वही बीकर ले लिया और यहाँ पे क्या है, परमेएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी स्ट्रक्चर की क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी हुई है। इतना इधर क्या है अपने पास, सॉल्वेंट यानी कि वाटर बना हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, सोल्यूट। तो सॉल्यूट किधर जा रहा है, ये एक पोर्शन हो गया और ये हो गया अपना बी। तो बी की तरफ क्या है, सोल्यूट ज्यादा है। ठीक है, और एक तरफ क्या है, सोल्यूट कम है। लेकिन ओस्मोसिस में एक स्पेशल बात यह है कि इसमें सोल्यूट क्या नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते। इसमें जो मूवमेंट करता है वो कौन करता है, सोलवेंट मूवमेंट करता है। कौन मूवमेंट करता है इसमें, सोलवेंट। तो यहाँ पे अपना जो सोलवेंट है वो कौन है, वाटर। यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें कोई भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ना देखिए, किसकी कंसंट्रेशन देखनी है, सॉल्वेंट की देखनी है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें ए वाले पोर्शन में सॉल्वेंट ज्यादा है या बी वाले में ज्यादा है, तो इसमें कौन से में ज्यादा है, ए वाले में। क्यों, क्योंकि इसमें सोल्यूट क्या है, कम है। सोल्यूट कम है भाई, इसमें जो चीज हमने डिसॉल्व करी वो तो कम है, तो ज्यादा क्या है कि इसमें पानी ज्यादा है, जबकि इसमें सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो जो वाटर इधर ज्यादा है तो इधर से जो वाटर है वो कहाँ मूवमेंट करेगा, ए से बी की तरफ। इन दोनों में हम क्या देख रहे थे, सोल्यूट देख रहे थे। लेकिन ओस्मोसिस में मूवमेंट किसकी होती है, सोलवेंट की होती है। ठीक है, तो जिधर से ज्यादा सोलवेंट होगा उससे वो क्या करेगा, कम की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी हायर से कहाँ जाएगा, लोअर की तरफ। हायर से कितना मूवमेंट करेगा, वो लोअर की तरफ मूवमेंट करता है। तो जब सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। कीवर्ड ध्यान रखना, कौन मूवमेंट करेगा, सॉल्वेंट। कौन मूवमेंट करेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट
मूवमेंट करेगा, जिधर कम सोल्यूट होगा उधर ज्यादा क्या होगा, सोलवेंट होगा, और जिधर ज्यादा सोल्यूट होगा उधर कम क्या होगा, सोलवेंट होगा। तो जब सोलवेंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। सो नेक्स्ट मैकेनिज्म है अपनी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। A substance move down against its concentration or electric gradient, cellular energy is used in the form of ATP। यानी कि अब जो सब्सटेंस है वो क्या करेंगे, मूव डाउन तो करेंगे, लेकिन पहले तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ करेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, अगेंस्ट करेंगे। यानी कि पहले तो क्या कर रहे थे, हायर से कहा जा रहे थे वो लोअर, ठीक है, जो सब्सटेंस थे वो हायर कंसंट्रेशन से कहा जा रहे थे लोअर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के क्या करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, यानी अब कहां जाएंगे, वो लोअर से कहां जाएंगे, हायर की तरफ। ठीक है, तो अब कोई चीज अगर लोअर से हायर की तरफ जा रही है तो उसको जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या कहलाएगी, सेलुलर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि सेल पे एनर्जी चाहिए, सेल के अंदर ही काम हो रहा है। और जो ये एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में जाएगी, एटीपी की फॉर्म में। एग्जांपल समझो, मान लो कोई ढलान है, अगर ढलान के ऊपर से अगर कार को नीचे लेके आना है तो हमें कोई भी प्रेशर की या फिर कोई फोर्स की क्या नहीं पड़ेगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो तो आसानी से क्या हो जाएगी, हायर से कहा जाएगी लोअर में। ठीक है, वो तो थी पैसिव प्रोसेस। अब हमें क्या करना है, ये ढलान से ऊपर की तरफ क्या करना है, गाड़ी को चढ़ाना है। तो अब हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें किसी एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस फोर्स में हमें क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जो सेल्स को लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स है सेल में जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, सेलुलर एनर्जी। और जो ये एनर्जी है जिस फॉर्म में ली जाती है उस फॉर्म का नाम क्या है, अपने एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसके कितने टाइप है, हमने डिफ्यूजन के टाइप पढ़े थे, अब यहाँ पे पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के। तो पहला अपना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और सेकंड क्या अपना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो प्राइमरी में क्या होता है, अगर एनर्जी सीधी सीधी किससे ले ली जाए, एटीपी से। एटीपी है, एटीपी को तोड़ के सीधी सीधी क्या ले ली जाए, एनर्जी ले ली जाए। तो ऐसी एनर्जी के द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, अपना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। लेकिन अगर जो एनर्जी हम काम में ले रहे हैं, तो एनर्जी ऑब्टेन्ड व्हिच आर स्टोर्ड इन आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो एनर्जी हम काम में ले रहे हैं वो अपने पास सीधे उपलब्ध में नहीं है, जो आयनिक कंसंट्रेशन में पहले से स्टोर जो एनर्जी है उसको अगर हम काम में ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, अपने पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर सीधे सीधे एटीपी से ले रहे हैं तो प्राइमरी, और अगर आयनिक कंसंट्रेशन से अगर एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, अपनी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। तो पैसिव हमने पढ़ा, और हमने दूसरा जो ट्रांसपोर्ट कर लिया वो कौन सा पढ़ लिया, एक्टिव। लेकिन हमारी जो सेल्स है उसके अंदर कुछ वेसिकल्स की फॉर्म में भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। तो हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल फॉर्म कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो अगर वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसकी क्या मैकेनिज्म होगी। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की क्या है, वैरायटी है, जहां पे जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसिकल्स फॉर्म में। जो सब्सटेंस है वो वेसिकल्स फॉर्म में क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। वेसिकल्स फॉर्म का मतलब क्या है, जो भी सब्सटेंस है सोल्यूट है वो तो सेंटर में भर जाएंगे, इसकी चारों तरफ क्या हो जाएगी, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वेसिकल फॉर्म बोलते हैं। तो अगर ऐसी फॉर्म में अगर मॉलिक्यूल सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल फॉर्म। जो सब्सटेंस है अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वेसिकल्स फॉर्म में, कहां हो रहे हैं, सेल की एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर में, सेल के ही अंदर एक स्ट्रक्चर से अगर दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वेसिकल्स की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल फॉर्म कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये दो टाइप की होती है, एंडोसाइटोसिस और दूसरा क्या है, एक्सोसाइटोसिस। मटेरियल अगर मूव करते हैं सेल के अंदर किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो मींस अंदर, साइटो मींस सेल, यानी सेल के अंदर। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई मटेरियल है, अगर सेल के अंदर वेसिकल फॉर्म में जाता है तो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस।
इसे हम किसके नाम से जाना, इसका एक एग्जांपल है फेगोसाइटोसिस, जो हम इम्यून सिस्टम में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मींस क्या होता है, बाहर, आउट, साइटो मींस सेल। अगर कोई मटेरियल मूव आउट होता है सेल से किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो मान लो ये कोई सेल है और ये क्या है, कोई भी मटेरियल इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या कहलाएंगे अपनी वेसिकल्स। अब ये सेल के अंदर आता है तो इसे क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। कोई भी मटेरियल है सेल के अंदर आता है किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। और अगर अंदर से बाहर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। तो जो भी फूड पार्टिकल सेल लेती है एंडोसाइटोसिस, और जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है वो किस फॉर्म में निकालती है, एक्सोसाइटोसिस में। तो ये था अपना मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।